हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफटेक स्टडी पर। आज हम क्लास 6 की कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे, जिसमें आपके जो चैप्टर आ रहे हैं, जो फाइनल टर्म में जितने भी क्वेश्चन चैप्टर आ रहे हैं, वो सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। इसमें जो सबसे पहले जो चैप्टर है हम वो देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो हमारे इतिहास में अध्याय नंबर 2, आखिर तक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये वाला चैप्टर आ रहा है। हम सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो कौन सा जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था? कुत्ते को। दूसरा क्वेश्चन है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ और जौ। तीसरा क्वेश्चन है भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। जानवरों से हमें भोजन के अलावा और क्या क्या मिलता है? दूध, खेत जोतने के काम आते हैं। जानवरों की खाल से क्या बनाया जाता है? चमड़ा बनाया जाता है। जानवरों के सींग सजावट के काम आते हैं। हाथी के दांत से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके बाद 4 क्वेश्चन है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में पुरातत्व की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो दक्षिण एशिया के उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में जो है कश्मीर, और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में हमें क्या है इसके साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास किसे कहते हैं? पूरा स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या बोलते थे? गर्तवास कहते हैं, जो गड्ढे के नीचे जो घर बनाए जाते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है नवपाषाण युग में कौन कौन से अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ऐसे कौन कौन से अनाज थे जो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे? कौन से समय में? नवपाषाण युग में। तो वो कौन कौन सी फसल थी? चावल, गेहूँ और दलहन। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और इस तरह की परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। गांव की क्या प्रमुख विशेषता है वो बतानी है। गांव की ये विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन को उत्पादन करते थे। ठीक है, गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं। तो ये गांव की क्या एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाउंजली हेडिंग पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो दाउंजली हेडिंग चीन में म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर स्थित है। टर्की के नवपाषाण युग के 2 पुरस्थल के नाम बताने हैं, चट्टाल और हुयुक। शिकारी खाद्य संग्रह किन्हें कहते हैं? दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, आज हम उन्हें शिकारी खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। उन पुरस्थलों के नाम बताइए जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। वो कौन से हैं? भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है माइक्रोलिथ से आप क्या समझते हैं? मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें ही माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राचीन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियाँ के मुट्ठे लगे, हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। दाउंजली हेडिंग से कौन सी वस्तु प्राप्त हैं? दाउंजली हेडिंग से खरल, मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। और यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है, जो काष्ठम के औजार और बर्तन भी यहाँ पे मिले हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज के भंडारण के लिए लोगों ने क्या किया? अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, स्टोर करने की बात।
इसके लिए बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन भी बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, कैसे? ठीक है, इसका आंसर ये रहा, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी हमें मिलता है जानवरों से, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, नवपाषाण पूरा स्थलों से किस प्रकार के औजार मिले हैं? तो यहाँ पे जो नवपाषाण पूरा स्थल है, यहाँ पे हमें कौन कौन से औजार मिले? नवपाषाण पूरे स्थल से पत्थर के औजार मिले हैं जिनसे कई पुरापाषाण युगीन उपकरण से अलग हैं। इनमें कुछ औजार ऐसे हैं जिनकी धार को और अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पूरे स्थलों को से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो नवपाषाण युग के पूरे स्थल से हमें कई प्रकार के कैसे बर्तन मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, ठीक है, मतलब उन पर डिजाइन भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। इसी बार क्वेश्चन नंबर 19 है, मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल जगह है। मेहरगढ़ संभवतः ये वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना शुरू किया था और भेड़ बकरियों को भी पालना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, हम किस आधार पर कह सकते हैं कि मेहरगढ़ के लोग मवेशी पालने लगे थे? मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरी की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली हैं। इससे ये लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? मेहरगढ़ में लोगों की आदत है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए उन्हें कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी दफना करते थे। उनको लगता था कि मरने के बाद भी क्या है, जीवन होता है, इसलिए क्या करते थे, उनकी कब्र के साथ वो कुछ सामान को भी क्या करते थे, साथ में रख दिया करते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। बकरी को रखा था, इसलिए रखा गया होगा ताकि वो मृतक क्या करे, उसे खा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी जगह की खुदाई करने पर पुरातत्व ये कैसे समझते कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के? आमतौर पर लोग यहाँ जहाँ रहते थे, घर टूटने पर दोबारा घर वहीं बना लेते थे। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट भी घरों के पास पास जमा होते रहते थे, वहीं फेंक दिया करते थे। इस कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे क्या होने लगी, ऊंची होने लगी थी और फिर सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता था। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती थी तो उसके सबसे निचले स्तर सबसे पुराना होता था। जब हम खुदाई करते हैं, जो सबसे निचला स्तर जो होता है वो क्या माना जाता है, सबसे पुराना स्तर माना जाता है, और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते थे। यही पूरी तथा निचली तह आमतौर पर स्तर के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 23 है कि जनजाति की 4 विशेषताएं बतानी है। पहली क्या है, जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे काम करते थे। दूसरी है कि कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था और वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकता था। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था।
तीसरा, जनजातियों की संस्कृति परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। फोर्थ है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरी कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे और इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने खेती करना कैसे सीखा। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया होगा, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनके पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी और चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की गई होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वो खेती करना सीख गए होंगे, कृषक बन गए होंगे। लोगों ने पशुपालन किस प्रकार सीखा होगा। लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को क्या किया होगा, अपनी ओर आकर्षित किया होगा, उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो क्या था, कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। जैसे जैसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे के पशुपालक वो बन गए होंगे। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इतिहास का, वो क्या है, आरंभिक नगर। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आरंभिक नगर के क्वेश्चन है, ये यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है। ठीक है, जो वो हो गया है। तो हड़प्पा सभ्यता कम से कम कितने साल पहले से हुई होगी, 4700 साल वर्ष पहले। नगर दुर्ग किसे कहते हैं। हड़प्पा नगर के ऊंचे वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा था। जो हड़प्पा नगर में जो ऊंचे वाले एरिया होते थे, बिल्कुल ऊंचाई पे जो बनाए जाते थे, उन्हें क्या बोलते थे, दुर्ग कहते थे। निचला नगर किसे कहते थे फिर। हड़प्पा नगर के निचले हिस्से को निचला, जो देखिए जो घर होते थे एक तो नीचे होते थे और एक ऊंचाई पे बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर को समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये है नीचे और एक ऊंचाई पे जो बनाए थे, जो ऊंचाई पे घर बनाए जाते थे उन्हें तो हम दुर्ग कहते थे, और जो निचले हिस्से में बनाए जाते थे उन्हें हम नगर कहते थे। मोहनजोदड़ो की एक महत्वपूर्ण इमारत का नाम बताना है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, महान स्नानगार। हड़प्पा के नगरों में इमारतों की चार दीवारी किसकी बनाई जाती थी, पक्की ईंट की बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, कालीबंगा और लोथल में। आपके मैप में ये भरने को भी आ सकता है चैप्टर से, कालीबंगा और लोथल। हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में भंडार गृह मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। हड़प्पा के नगरों में कौन कौन से लोग रहते थे, शासक, लिपिक, शिल्पकार, व्यापारी लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मोहरे बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मोहरे बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र भी मिलते थे। हड़प्पा के लोग किन वस्तु पर आयात करते थे, किन वस्तु का आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का क्या करते थे, वो आयात करते थे। हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे। ठीक है, तो इसमें है नहीं, इसमें कौन कौन सी फसल को उगाया करते थे वो, इसका आंसर बता देता हूँ। गेहूँ, ठीक है, जौ, मक्का, इन फसलों को क्या कहते थे, वो उगाते थे। तो इसके आंसर में आप ये लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर के 3 भागों में बांटा गया है, धोलावीरा को। लोथल नगर कहाँ बसा हुआ है। लोथल नगर गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख बंदरगाह बतानी है, वो क्या है, लोथल। अब पिरामिड किन्हें कहते हैं। मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए गए उनकी राजाओं के, इन्हें ही पिरामिड कहते हैं। मम्मी किन्हें कहते हैं, राजाओं के मरने पर उनकी शवों को पिरामिड में ही क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था और इन्हीं मरी हुई बॉडी को, शवों को
मम्मी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिस्र के राजाओं के मरने के बाद उन्हें किस प्रकार दफनाया जाता था? मिस्र में राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रख दिया करते थे और उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। जैसे उनको दफनाते थे तो उनके साथ और भी चीज़ दफनाते थे, जैसे उनके खाने का सामान, पीने का वस्त्र, गहने, बर्तन, उनके यूज़ किए हुए बारियान, हथियार, ये सब क्या करते थे? दफना दिया करते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च होती थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च होता था? मिस्र में होता था, उनकी कब्रों पे। इसी बार प्रश्न नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत बताइए। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ था? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बोली हैं। जैसे कुछ ने बोला कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। इसी कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह, घास मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। ये सब क्या थे? इनके अलग अलग मत थे, जिनका उन्होंने बताया कि हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा इन कारणों से। ये पेपर में कई बार आए लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों के बारे में बताना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रयोग, मतलब मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। ठीक है, थैले को बंद करने के लिए उनकी करने के बाद उनके मुहाने पर वो क्या करते थे? गीली मिट्टी पोत दिया करते थे और उन पर मोहर लगाते थे और मोहर की छाप क्या होती थी? उस पर छप जाती थी, जिससे मोहरबंदी कहते थे। अगर उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ होती थी तो मोहर क्या होती थी? छूट जाती थी। इससे पता चल जाता था उन्हें कि क्या हुई है, सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, लगभग 150 वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ जिससे हड़प्पा सभ्यता की कई इमारतें पूरी तरह क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। तो लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिल गया। उन्होंने सोचा ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट क्या कहे उखाड़ के ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। इससे कई पुरानी इमारतें पूरी नष्ट हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, हड़प्पा नगरों के घर किस प्रकार के होते थे? हड़प्पा नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानघर होता था, सबका अपना अपना एक स्नानघर होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यान्स किसे कहते हैं? फ्यान्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू, स्फीति के पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिला के इसको बनाया जाता था। इसके बाद उन्हें वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ाए जाते थे और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता था जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातु, ये सब क्या है? प्राकृतिक रूप से कच्चा माल है और इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में स्नानघर का निर्माण किस प्रकार किया गया है? मोहनजोदड़ो में सबसे पहले जो है, ये पिछले साल ही आया है कि मोहनजोदड़ो मतलब स्नानघर किस जगह पे पाया गया है, तो वो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में मिल रहा है, जिसे पुरातत्व ने महान स्नानघर कहा है। ये एक बड़ा तालाब हुआ करता था। इस तालाब को बनाने में ईंट के प्लास्टर का इस्तेमाल करते थे। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाते थे। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी इसमें, और चारों कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकालते थे। उपयोग के बाद इसे क्या कर दिया करते थे? खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष नागरिक विशेष अवसरों पर आके स्नान किया करते होंगे। जो खास लोग होते होंगे वो खास मौक़ों पे आके यहाँ पे स्नान किया करते होंगे। हड़प्पा के नगरों में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके।
अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नाली से जोड़ दिया करते थे, जो बाद में बड़े नालों से आगे जाके मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से करते थे, प्लानिंग के साथ किया जाता था। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला चैप्टर आरंभिक नगर का। आप नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नए प्रश्न नए विचार, प्लस चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 के हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहले जो उपदेश दिया था उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। ये कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ है, जिन्हें बाद में गौतम के नाम से जाना जाता है। वर्धमान महावीर कौन थे? वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृतिक भाषा में दी थी। ब्राह्मणों ने कौन से 4 आश्रम की व्यवस्था की? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम की व्यवस्था की थी। बुद्ध ने ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया था? तो जो बुद्ध थे उन्होंने युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में घर के सुखों को, सारे सुख को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे इधर घूमते रहे, भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या करी? एक लंबी तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगी। ठीक है, तो इस तरह से उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। इसके बाद बुद्ध ने तृष्णा किसे कहा गया है? तो कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद तब भी हम क्या होते हैं? संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारी कोई इच्छा है वो पूरी हो गई, लेकिन तब भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, एवं और अधिक वस्तु पाने की इच्छा और करने लगते हैं। वो मिलने के बाद फिर हमारी क्या होती हैं? इच्छाएं और बढ़ती हैं। इसी को हम लिप्सा को तृष्णा कहते हैं, इसी इच्छा को। आपको पता ही है कि हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना क्यों कठिन था? किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन कठिन इसलिए था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और जैन धर्म में क्या है? कीड़ों मकोड़ों को नहीं मारा जाता है। ठीक है, विहार किन्हें कहते हैं? जो भिक्षु होते हैं और भिक्षुओं के लिए कई शरणा स्थल बनाए गए हैं, जिन्हें विहार कहते हैं, जहाँ पे भिक्षुणी क्या करते हैं? आराम करते थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे शुरुआत में, फिर बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण के द्वारा विकसित 4 आश्रम के नाम बताने, जो अभी हमने ऊपर देखे थे, अब उन्हीं के ही हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताएंगे और वेदों को पढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि हम क्या करेंगे? एक सिंपल जीवन व्यतीत करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में जीवन जीना होगा, शादी करके। वनप्रस्थ के अंदर उन्हें जंगल में रहकर अपने जीवन गुजारना पड़ेगा। अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर क्या बनना पड़ेगा? लास्ट में या तो सन्यासी बनना पड़ेगा। ये 4 आश्रम हैं। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है राज्य से साम्राज्य। ठीक है, हिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है, राज्य से साम्राज्य। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि तक्षशिला शहर पर स्थित है। ठीक है, ये फर्स्ट है, 3rd से लिखा है। तक्षशिला शहर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे क्षेत्रों पर कौन शासन करता था? मौर्य साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे क्षेत्रों में अक्सर राजकुमार या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था।
मौर्य साम्राज्य में उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य साम्राज्य में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए फेमस थे। मेगस्थनीज कौन है? देखिए ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। अशोक की ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में मिले हैं। किस युद्ध के बाद से अशोक ने निर्णय लिया कि भविष्य में अब कभी भी वो युद्ध नहीं करेंगे? जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद से अशोक ने ये निर्णय लिया कि भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में मध्य भारत के लोग किस प्रकार जीविका चलाते थे? मौर्य काल में मध्य भारत का इलाका ज़्यादातर जंगलों से भरा हुआ था और वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह करके इकट्ठा करके जानवरों को शिकार करके जीविका चलाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर का किस प्रकार वर्णन किया? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का शहर वर्णन कुछ इस प्रकार किया। यह एक विशाल और खूबसूरत शहर है। जो पाटलिपुत्र है वो एक बड़ा शहर है और खूबसूरत शहर है और ये एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है जिसमें 570 टावर और 64 गेट हैं। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी कांच से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक को एक अनोखा बादशाह क्यों कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक या देवनागरी लिपि में मिले हैं। अशोक के युद्ध न करने का निश्चय क्यों किया? अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध जनहित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से क्या होने लगी? वितृष्णा हो गई, मतलब उनका युद्ध करने का मन नहीं हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगी। धर्म क्या है? अशोक के द्वारा अपनाए गए धर्म को ही धर्म कहा जाता है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है वैसे ही ये उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें कि वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हों, उनकी शिक्षा को अपनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन के सम्राट ने चीन की दीवारों का निर्माण क्यों करवाया? तो लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश थे? उनके संदेश थे कि अपनी दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना जितने भी जीव हैं, और ब्राह्मण तथा श्रमिकों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वे वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों का सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसके बाद ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों का किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। वो अपना एक अधिकारी रखता था जो क्या करता, टैक्स इकट्ठा किया करता था, कर को। अधिकारी उनको सजा देता था जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर था सम्राट जो
राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे इतिहास के, मैंने आपको सारे चैप्टर करा दिए जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।